चलो देखो, तो फर्स्ट स्टेप हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन हमने देखा था कहाँ पे होता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, जैसे हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था, हाँ बनाया था, उसमें जो गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहा था, एक मुड़ा हुआ सा कॉइल्ड पोर्शन। कॉन्वोलेटेड का मतलब ही क्या है? कॉन्वोलेटेड का मतलब है कॉइल्ड। ठीक है, तो दोनों में सेम मीनिंग है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड और कैसा कॉन्वोलेटेड। इसमें देखो, दे दिया ना एनसीईआरटी का डायग्राम। इसमें देखो ये ट्यूब यहां से निकल के कैसे ऐसे मुड़ी मुड़ी सी है ना, ये मुड़ा हुआ क्यों है? कर्व्ड, मतलब कॉन्वोलेटेड। ठीक है, पीसीटी। और यहाँ पे भी ये कॉइल्ड है, तो यहाँ पे भी कॉन्वोलेटेड बोल रहे हैं इसको, डीसीटी। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड जो पास में मुड़ा हुआ है और जो दूर में मुड़ा हुआ है। ठीक है, दूर वाला क्या हो गया? डिस्टल कॉन्वोलेटेड, डिस्टेंस पर है, और पास वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड। ठीक है, तो सेकंड स्टेप बेसिकली पीसीटी में होती है, यानी कि जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन होगा वो कहां पर होगा? वो होगा पीसीटी में। कहां बनाया था? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फाइनली? हमारा रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होगा? किस किस का होगा रीअब्जॉर्प्शन? अब क्या हो गया यहाँ पे? हमारा पीसीटी आ गया ये। ठीक है, इसको पीसीटी मानते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेट आया कहां से? बोमेन्स कैप्सूल से फिल्टर होके यहाँ पर फिल्ट्रेट आ गया। फिल्ट्रेट में क्या है? ऑलमोस्ट फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन, यानी कि ब्लड में से जो भी प्लाज्मा था वो ऑलमोस्ट यहाँ आ गया है। बस प्लाज्मा में से क्या नहीं आया? प्रोटीन्स नहीं आए। ठीक है, जो बिग प्रोटीन्स थे वो नहीं आए इस फिल्ट्रेट में, बाकी सब कुछ यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे हमें? अगर हम देखें तो ये फिल्ट्रेट जो होता है ना, ये आइसोटोनिक होता है। फिल्ट्रेट क्या होता है? ऑलमोस्ट आइसोटोनिक सा होता है। किसके? प्लाज्मा के इक्विवेलेंट ही होगा। सही है, बस बिग प्रोटीन्स पास ऑन नहीं होते, बाकी सब पास हो जाता है। तो अब इसमें देखें तो हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, है ना, क्लोराइड, आयन, वाटर, सब कुछ है। लेकिन आप देखो तो इसमें जो फिल्ट्रेट का अमाउंट आता है ना, फिल्ट्रेट का जो अमाउंट आता है पर डे, कितना देखा था हमने कल? 180 लीटर। ठीक है, 180 लीटर पर डे। इतना फिल्ट्रेट अगर पास हो रहा है तो क्या इतना यूरिन हम पास ऑन कर सकते हैं डेली का? 180 लीटर कितना ज्यादा अमाउंट है। इतना अगर अमाउंट यूरिन ह्यूमन सिक्रीट करने लगा तो उस केस में आप देखो उसका फ्लूइड का लॉस होगा, वाटर लॉस सारा हो जाएगा, जितने भी आयन है सब निकल गए, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, सब कुछ ही लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जरूरी है? यहाँ पे जरूरी है कि सारी चीजें जो फिल्ट्रेट के अंदर चली गई उनको हमें दोबारा से रीएब्सॉर्ब करना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीजें, जैसे कि ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, वाटर, है ना, और अमीनो एसिड्स, ये सब क्या होंगे? ये दोबारा से रीएब्सॉर्ब करे जाएंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज भी चाहिए एनर्जी के लिए, आयनिक बैलेंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमीनो एसिड्स प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए चाहिए, और वाटर तो चाहिए ही चाहिए। सही है, ये चीजें तो सब रीएब्सॉर्ब होंगी। सिक्रीट क्या होगा? जो हमने देखी थी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था? सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्ट था, जो हमें लगा कि हाँ इसकी जरूरत नहीं है, ये हमें भेज देना चाहिए, ये हमें फिल्ट्रेट में डाल देना चाहिए, तो वो हमें वापस इसमें डाल देंगे। कितना डालेंगे? क्या क्या डालेंगे? जैसे कि हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और पोटेशियम आयंस, कुछ अमोनियाज भी होते हैं, ठीक है, और बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। ये क्यों डाल दिए वापस? क्योंकि हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं ब्लड का पीएच मेंटेन करना है, ब्लड की एसिडिटी ज्यादा ना हो जाए, इस वजह से हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट वगैरह हमने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, तो ये कल हमने देखा था कि 3 स्टेप्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के, यूरिन फॉर्मेशन के, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड इज सिक्रीशन। ठीक है, इतना ही पढ़ा था कल हमने। अब आगे देखें। ठीक है, इतना हम कल पढ़ चुके हैं। सही है, अब आगे देखते हैं। अब एक एक करके देखते हैं इनके फंक्शंस क्या हैं। तो मैंने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन बताए थे। यस मैम, आप बताए थे। कॉर्टिकल है ना, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी, है ना, 2 टाइप के नेफ्रॉन थे ये रहे। हाँ, सिक्रीशन बेसिकली जो मेन रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, जेजी और जीएफआर में अभी आगे पढ़ाऊंगी, जब रेगुलेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है, तब पढ़ेंगे वहां पे जेजीए।
जो बेसिकली सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन है वो मेनली पीसीटी में ही होता है। आज हम यही देखेंगे कि किस पार्ट में क्या क्या अलग अलग काम चल रहा है। ठीक है, अभी तो हमने एक ब्रॉड वे में बता दिया कि रीअब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है वाटर का, लेकिन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आप देखो तो पूरे इसमें हो रहा है, ट्यूब्यूल में। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। तो ये दो तरीके के नेफ्रॉन हमने देख लेते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शंस देखते हैं आज। बेसिकली जब फिल्ट्रेट आया हमारा, ठीक है, फिल्ट्रेट क्या हो गया, यहां से निकल के किस में आ गया, पीसीटी में आ गया। ठीक है, पीसीटी में आया। अब एक बात तो मैंने तुम्हें बताई कि ल्यूमेन ध्यान रखना, जो इंटरनल स्पेस है ट्यूब का वो है ल्यूमेन। सही है। अब ये सपोज करो, सोच के देखो कि जो हमारी किडनी थी, ठीक है, उसमें क्या है, आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स और अंदर वाला पोर्शन है मेडुला। सही है। और इसी पोर्शन में, मतलब ये कॉर्टेक्स और जो मेडुला है ये किसी ना किसी किडनी के टिश्यू के ही तो बने हैं। पूरा किडनी में क्या है, यहाँ पर टिश्यू ही है ना पूरा। ठीक है, उसी में टिश्यू के कुछ पोर्शन को हमने कॉर्टेक्स बोल दिया है जो बाहर की तरफ है, और जो किडनी के अंदर वाला पोर्शन है उसको हमने मेडुला बोल दिया। इसी में क्या लगे हुए हैं, नेफ्रॉन्स। ठीक है, इसी में क्या है, कुछ नेफ्रॉन कॉर्टिकल है तो वो छोटे हैं, और कुछ नेफ्रॉन बड़े हैं तो उनका लूप ऑफ हेनले क्या है, नीचे तक जा रहा है, मेडुला में पूरा इंसर्टेड है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ना जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कौन सा नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी, क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले है लॉन्ग। ठीक है, और इसका लूप ऑफ हेनले कहाँ जाएगा, पूरा मेडुला के अंदर चला जाएगा। ये वाला नेफ्रॉन कैसा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसका लूप ऑफ हेनले जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वो बहुत छोटा होता है, और वो ऑलमोस्ट या तो होगा ही नहीं या होगा तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, जरा सा मेडुला के अंदर होता है, बाकी पूरा पोर्शन कॉर्टेक्स में ही होता है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को जो एरिया सराउंड करे हुए हैं, आप इसको ऐसे समझो कि नेफ्रॉन किस में इंसर्टेड है, टिश्यू में इंसर्टेड है, टिश्यू में ही है ना, तो इसके चारों तरफ नेफ्रॉन के क्या है, टिश्यू है। किसका टिश्यू है, किडनी का, है ना, किडनी का ही तो टिश्यू होगा इसके चारों तरफ। इस स्पेस को हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियम। ठीक है, इंटरस्टिशियम। अब आगे जब भी मैं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम क्या है, जो आउटर स्पेस है या सराउंडिंग स्पेस है किसी भी नेफ्रॉन का। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे नेफ्रॉन क्या है, एक ट्यूब है, तुमने भी एक स्ट्रॉ लिया। ठीक है, मान लो तुमने एक स्ट्रॉ लिया और उसको तुमने एक ग्लास में डाल दिया। ग्लास में पहले से तुमने मिट्टी भर रखी थी, या रेत भरा हुआ था, या पानी भर रखा था, कुछ भी। तो आप जब स्ट्रॉ को उसमें दबाओगे तो चारों तरफ मिट्टी उसे घेर लेगी ना, तो वो क्या हुआ, उसका घेरा हुआ पोर्शन जो मिट्टी हुई या रेत हुआ वो क्या है, वो इंटरस्टिशियम है, उसने सराउंड कर रखा है पाइप को। सिमिलरली यहाँ सिचुएशन है, नेफ्रॉन को किसने सराउंड कर रखा है, टिश्यू, किडनी के टिश्यू ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियम। इतनी बात समझ में आ गई। यस मैम। चलो अब देखते हैं। तो पहली बार रीएब्जॉर्प्शन की हम कर रहे थे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा। पहली बात तो ये कि पीसीटी जो हमारा बना है वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम से बना है, यानी कि इसकी जो सेल्स हैं वो ऐसी है, क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, क्यूब शेप स्क्वायर टाइप की सेल है, और उनपे ऊपर माइक्रोविलाई लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे तरीके का इसका कुछ सेल है। ये सेल क्या करती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, विद माइक्रोविलाई, छोटे छोटे इसमें ऊपर विलाए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, हमारा 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स पीसीटी के सेगमेंट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से, एक हो गया NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये तीनों तो एब्जॉर्ब हुए। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन होगा कैसे। जब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट पॉइंट पे क्या एब्जॉर्ब होगा, सबसे पहले Na क्या होता है, आपका एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, Na एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या क्रिएट करना है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, Na एब्जॉर्ब करने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनेगा, वो बनता है इस सेल्स की हेल्प से। इन सेल्स में क्या होते हैं, एटीपीज पंप होंगे। एटीपीज पंप जो एक्टिवली, एटीपी यूज कर रहे हैं तो एक्टिव होगा ना एब्जॉर्प्शन, वो क्या करेगा, एक्टिवली सोडियम पोटेशियम पंप को रन करेगा। ठीक है,
सोडियम पोटेशियम पंप रन करने की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा सोडियम का, ठीक है। इतना सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह तुम्हारे इसमें बुक में नहीं दिए हैं, तो इतनी बात याद रखो कि एब्जॉर्प्शन जो भी होगा वो Na से स्टार्ट होगा, सोडियम से। सोडियम का कंसंट्रेशन हाई कहां पर हो जाएगा, ल्यूमन में, समझ गए ना ल्यूमन क्या है, और लो कहां पर होगा, इंटरस्टिशियम में। ठीक है, सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करा कैसे, सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से, ठीक है। जब पंप रन करा तो क्या हमें क्या कंडीशन मिली, ल्यूमन में कंसंट्रेशन हो गया हाई और इंटरस्टिशियम में हो गया लो। तो हमारा सोडियम आयन हाई टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करके क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आयन ही होता है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एक तरीके से मान लो आयन, जो सोडियम आयन की बात कर रहे हैं हम, कैल्शियम आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सोडियम कैसे अब्सॉर्ब होगा, सबसे पहले क्या हुआ, सोडियम से निकल के कहाँ आ गया, बाहर आ गया। सोडियम के साथ साथ क्लोरीन भी जाएगा को ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, ठीक है। या आप इसको बोल लो नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव के पीछे पीछे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते सारे सोडियम और क्लोराइड कहाँ पहुंच गए, आपके ऊपर वाले इंटरस्टिशियम में पहुंच जाएंगे, जो ये दिख रहे हैं डायग्राम में, बाहर निकल के आ गए, ठीक है। फिल्ट्रेट से निकल के कहाँ आ जाएंगे, इंटरस्टिशियम में। ये इंटरस्टिशियम है, कॉर्टेक्स लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। सारे निकल के कहाँ आ गए, इंटरस्टिशियम में, कॉर्टेक्स रीजन में आ गए, टिश्यू में भर गए, सही है। जब यहाँ पर देखो टिश्यू में कंसंट्रेशन हो जाएगा हाई, अब देखो यहाँ पे सारे कहाँ आ गए, इंटरस्टिशियम में आ गए। कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की कहाँ पे इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, कहां पर, इंटरस्टिशियम में, टिश्यू में, ठीक है। और लो कहां रह गया, ल्यूमन में। ल्यूमन में क्या रह गया, लो। अब वाटर रन करेगा, वाटर अपनी लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा, या हम इसको ऑपोजिट वे में बोल सकते हैं, जैसे ऑस्मोसिस में होता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्यूट के हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर फ्लो करता है, ध्यान है, ठीक है। थोड़ा सा सोच सोच के सुनना Yes. पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ जा रहे थे, किसमें ज्यादा थे, हमारे इंटरस्टिशियम में, टिश्यू में, जो टिश्यू को किडनी ने सराउंड कर रखा है उसमें क्या हो गए, हाई हो गए, सही है। अब वाटर क्या करेगा, वाटर इधर की तरफ भागेगा, क्यों भागेगा, क्योंकि वाटर ट्रेवल करेगा हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लो की तरफ, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया, लो टू हाई, ठीक है। वाटर ऐसे भागेगा, यानी कि पहले Na निकला पंप के थ्रू, Na के पीछे पीछे क्लोराइड जाएगा, और जब सारे इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें टिश्यू में भर जाएंगे तो वाटर एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए वाटर भी बाहर आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई हमारी, कहीं ना कहीं रीअब्सॉर्ब हो गई। इतनी बात समझ में आई। ये ऑस्मोसिस के थ्रू चलेगा, ऑस्मोसिस पढ़ा है नहीं, या हम बोल सकते हैं वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से, बोलो बोलो, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। आवाज कट रही है बेटा आपकी, बोलो, बोलो भाई, मैम आपका आवाज नहीं आया। हेलो, आवाज आ रही है नहीं, Yes, अब ma'am. आ आपकी आ रही है. आपके पास मैम आ रही है मैम आवाज। ठीक है। देखो ये बात समझ में आ गई, पहले क्या रन कर रहे हैं, समझ नहीं सुनो सुनो बता रही हूँ दोबारा। सबसे पहले सोडियम रन करेगा, सोडियम क्या करेगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। हाई कंसंट्रेशन किसमें थी, फिल्ट्रेट में थी। सिंपल समझते हैं दोबारा से। हमने देखा कि टिब्यूल में जो फ्लो कर रहा है पोर्शन फिल्ट्रेट, उसमें क्या था, Na थे, Cl था, वाटर था, तो सबकी कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट में ज्यादा थी, तो ये सब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, सिंपली ऐसे समझो। यानी कि ये निकल के किस में आ गए,
सब इंटरस्टिशियम में आ जाएंगे, ठीक है, या हम बोले कि ये सब क्या होंगे, रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। पूरा खेल कंसंट्रेशन का ही है। कोई भी चीज कहाँ जाएगी, हाई से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन किसमें थी, जो फिल्ट्रेट था, और बाहर टिश्यू में थी कंसंट्रेशन कम, तो ये सब निकल निकल के कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। पहला पॉइंट यही बताया। दूसरा, ये सबसे पहले कौन आएगा, सोडियम, ठीक है। सोडियम कैसे आएगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ये याद रखना है। एक्टिव यानी कि यहाँ पर एटीपी यूज होगा, पंप का यूज होगा, ठीक है। पहले पंप यूज होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, फिर सोडियम बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस तुम्हारी बुक में इतना ही लिखा है। सेकंड देखो, जब सोडियम जाएगा तो इसके साथ साथ क्लोराइड भी चला जाएगा। अब तुम इसे ऐसे मान लो, पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव अपने आप चला जाएगा, उसे किसी एटीपी की पंप की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब बाहर की तरफ आयंस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे वाटर की कमी है। टिश्यू में क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया टिश्यू में, ठीक है। और यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर ये बाहर चला गया, ये भी जब बाहर चले गए तो अंदर तो नहीं बचे। वाटर क्या करेगा, अब वाटर को भी बाहर जाना पड़ेगा, ये अपनी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि टिश्यू में तो वाटर था ही नहीं, यहाँ पे वाटर है नहीं है, तो वाटर भी निकल के पीछे पीछे इन आयंस के ये भी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो तीनों क्या हुए हमारे, रीअब्सॉर्ब हो गए। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही हमारा ग्लूकोज, बाकी जो ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी पंप्स की हेल्प से क्या हो जाते हैं, रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से सब कुछ रीएब्सॉर्ब हो गया तो ये फिल्ट्रेट अब कहाँ पहुंचेगा, ये फिल्ट्रेट अब पहुंचेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, जो है ना ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ रीएब्सॉर्ब हो गया। 70 से 80% जो आपके आयंस थे वो क्या हो गए हैं, रीएब्सॉर्ब, क्योंकि हम ये चीजें वेस्ट नहीं कर सकते। बॉडी में इतना आयन लूज हो जाएगा तो हम तो मर ही जाएंगे, ठीक है, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब क्या हुए, ये दोबारा, हाँ, वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ गया, रुक गया, ठीक है। अगर हम सॉल्यूट के टर्म्स में बोलेंगे तो वो लो से हाई की तरफ गया, अगर अपनी वाटर के टर्म्स में बात करेंगे तो अपने हाई से लो की तरफ गया, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केस में, ठीक है। तो 70 से 80% हमारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई, सही है। अब ये कहाँ पहुंच गया फिल्ट्रेट, अब ये पहुंचा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, सही है। पीसीटी का काम हो गया खत्म। पीसीटी में हमने देख लिया कि 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, और क्या देखा था हमने, क्या था, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब रीएब्सॉर्ब हो गया। और जब ये सब हुए उसके बाद वाटर भी अपने आप आ गया बाहर, ठीक है। किस लिए हुए, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, सही है। सिक्रीशन किसका हो जाता है, कभी कभी अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन इसमें डाल दिए जाते हैं, जो ये यहाँ बने, ठीक है। ये उल्टा बना है, ये इधर को आएगा, सही है। ये कहाँ डालने हैं, ये वापस डालने हैं, क्योंकि अगर ये H+ हमने वापस नहीं डाला तो ब्लड की पीएच क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा जो भी हाइड्रोजन आयंस थे इनको हमने क्या करा, फिल्ट्रेट में डाल दिया, हमें इनकी जरूरत नहीं है, पीएच मेंटेन करना है ब्लड का, ठीक है। तो इसको हमने एक्स्ट्रा वेस्ट की तरह वापस फेंक दिया, सही है, इसको ध्यान रखना। सेलेक्टिव सिक्रीशन हाइड्रोजन, अमोनियम और पोटेशियम आयंस का, ठीक है। पीसीटी क्लियर है। देखो फाइनल मोटिव क्या है, पूरे प्रोसेस का फाइनल मोटिव है, Yes, ma'am. हाँ, पूरे प्रोसेस का अगर हम देखें फाइनल मोटिव है, हमें यूरिन जो क्रिएट करना है ना वो हाइपरटोनिक यूरिन बनाना है, ठीक है। 180 लीटर फिल्ट्रेट या 180 लीटर यूरिन हम पास ऑन कर सकते हैं डेली का, नहीं कर सकते ना, No, ma'am. वाटर लॉस तो होगा ही होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है इतनी, इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हो जाएगा। तो इस 180 लीटर को घटा के हमें कितना लाना है, 1 से 1.5 लीटर पहुंचाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना सारा पानी उसमें से वापस खींचना है, और पानी को खींचने के लिए क्या करना है, पानी तब खींचेगा जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को खींचेंगे पहले, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोलाइट्स को खींचना, Na को, Cl को, यूरिया को, अमीनो एसिड्स को, इनको खींचेंगे। जब इनको खींचेंगे ना तो वाटर अपने आप आ जाएगा इनके पीछे पीछे ड्यू टू ऑस्मोसिस,
क्या लिख रहे हो तुम? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा पीसीटी का फंक्शन। यहाँ पे देखो वही चीज लिखा है, न्यूट्रिएंट्स, NaCl और वाटर एब्जॉर्ब हो गए। सही है। अब नीचे वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, ये हमारा डीसी, क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब। सही है, जो लिम्ब नीचे की तरफ जा रहा है। अब जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है तो डिसेंडिंग लिम्ब का मेन फंक्शन क्या है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये चीज है कि पीसीटी में क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगा। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही एब्जॉर्ब करेगा। देखो यहाँ लिखा है, ये दिख रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, परमिएबल है वाटर के लिए, सिर्फ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अंदर नहीं आएगा, इम्परमिएबल। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। डिसेंडिंग लिम्ब, जैसे ये पीसीटी था, उसके बाद नीचे चले हम, तो पीसीटी में क्या होता है, सिर्फ वाटर बाहर आएगा। ठीक है, कोई भी आयन बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इम्परमेबल है, वो अलाउ नहीं करेगा लिम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे फ्लूइड नीचे जाता जाएगा, ये फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, इसमें नीचे चलता जाएगा। डायग्राम में देखो, ये नीचे नीचे जैसे जाता जाएगा, इसमें से बहुत ज्यादा वाटर बाहर निकलता चला जाएगा। ठीक है, और जब तक यहाँ पे पहुंचेगा कर्व पे फिल्ट्रेट, वो कैसा हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक हो चुका है। हाइपरटोनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर बहुत सारा निकल गया। अब इसमें क्या बचे, जो बचे हुए 20 से 30% इलेक्ट्रोलाइट्स थे, Na और Cl ही होते मोस्टली, वो रह गए अब इसके अंदर। कितना, 20 से 30% के बीच में। ठीक है, क्योंकि 70 से 80% हमने पहले निकाल लिए थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, बोलते जाओ, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, मुझे पता लगना Yes, चाहिए ना, ma'am. हाँ भी समझ नहीं आ रहा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो। हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना, इसीलिए हम बार बार यस नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, सही है। फंक्शन सबका ध्यान रखना है। डिसेंडिंग लिम्ब में बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। सही है, कंसंट्रेट हो गया। जैसे जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, मान लो इस पाइप में फिल्ट्रेट जो था, हमने सारा वाटर निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा ना। फिल्ट्रेट को हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया, यही बोलेंगे ना। या हम बोल देंगे कि हाइपरटोनिक, उसका क्या हो गया, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी हो गई हाइपरटोनिक। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि कंसंट्रेट हो जाएगा फिल्ट्रेट जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा। अभी ये क्यों हो रहा है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है, बस इतना याद रखना कि हाँ हो रहा है। सही है, अब क्या करेंगे, फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, ऊपर वाले लिम्ब में, यानी कि जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें चढ़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो ये वही चीज है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वही चीज लिखी है, इसको बाद में देख लेना चाहे तो। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो फ्लूइड कैसा हो गया, कंसंट्रेट होता चला गया। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब ऑपोजिट है। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब में सिर्फ वाटर पास हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो रहे थे, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, वाटर बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, ये वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। सही है, और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। अब क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स 20 से 30% इलेक्ट्रोलाइट बचे थे, जब हमने यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे वाटर निकाल दिया था, यहाँ से वाटर बाहर आ गया सब, तो यहाँ पे क्या बचे था, 20 से 30% इलेक्ट्रोलाइट्स, Na और Cl बचे थे। अब ये क्या होंगे, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब में, तो यहाँ से फिर Na और Cl वापस निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये निकल रहे हैं, ये बनाएंगे। ठीक है, ये अपने क्या करेंगे, फिर से वही होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंटरस्टिशियम में क्या है, लो कंसंट्रेशन है। जो टिश्यू ने इसको सराउंड कर रखा है चारों तरफ ट्यूब्यूल को, वहां पे Na और Cl का अमाउंट है कम, तो ये क्या होगा, पाइप से निकल निकल के, फिल्ट्रेट में से निकल के बाहर टिश्यू में आ जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे सब आगे बढ़ते जाएंगे। सेम काम किसमें होगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, थिक, थिन और थिक होता है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये ध्यान है। ऐसे देखो डायग्राम में देखो, इसमें देखो, ये दिख रहा है, ये तो सेम है, डिसेंडिंग वाला देखो सेम चल रहा है ऊपर से नीचे तक,
लेकिन असेंडिंग वाले में देखो ये पाइप का पोर्शन है थिन, इसको बोला इन्होंने थिन सेगमेंट ऑफ लिम, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है थिक। ठीक है, नीचे का पोर्शन होता है थिन असेंडिंग लूप और ऊपर का पोर्शन होता है थोड़ा सा थिक, यानी कि डायमीटर का कहीं कहीं डिफरेंस मान लो। थिन और थिक में यहाँ पे क्या है, जो थिन सेगमेंट है, थिन जो सेगमेंट है इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, बस यही है। और जो थिक सेगमेंट है, थिक सेगमेंट की जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी सी होती हैं बिग। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों में काम यही हो रहा है, दोनों में ही Na और Cl यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, यहाँ पे भी NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे भी NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है, दोनों में, थिन और थिक में। ऑपोजिट है, डिसेंडिंग लिम में जो नीचे की तरफ आ रहा है वहां वाटर एब्जॉर्ब होता है, और असेंडिंग लिम में इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना क्यों जरूरी है ये समझते हैं। अगर हमने ये बनाया सिंपल किडनी का स्ट्रक्चर, ये बाहर का पोर्शन है कॉर्टेक्स और ये है मेडुला। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा टिश्यू है। ठीक है, पूरा टिश्यू है, ये किडनी का टिश्यू था, सही है। इसमें लगे हुए हैं हमारे नेफ्रॉन्स, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ठीक है, ये छोटा है मान लो, फिर ये बहुत लंबा है। ठीक है, इन सभी में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, सब में से यूरिन बन बन के कहाँ जाएगा, नीचे पोर्शन में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा, वो पेल्विस में जाएगा, और फिर वहां से यूरेटर में जाएगा। इतना सबको क्लियर है ना, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है, ये बताओ। नो मैम। ठीक है, अब देखो 180 प्राइम, लीटर से वन हाँ बोलो बोलो क्या, वन बनता है, ये सभी को मिला के बनता है यूरिन। 180 लीटर जो है, 180 लीटर पर, नहीं नहीं 180 लीटर जो ऐसे यूरिन बनता है वो ऐसे सब। वो GFR का अमाउंट था बेटा, वो GFR था कि फिल्ट्रेट इतना बन रहा है, देखो यहाँ पे लिखा बेटा, वो GFR है। इतना यूरिन रोज का 180 लीटर, तुम समझ रहे हो कितना हो गया, इतना बाथरूम कौन जा पाएगा ये भी तो सोचो, बहुत ज्यादा हो गया। है ना। देखो कहाँ लिखा था, 180 लीटर GFR का अमाउंट था, मतलब इतना फिल्टर ब्लड हो रहा था। और जितना ब्लड फिल्टर हो रहा है उतना ही अगर यूरिन बन जाएगा तो फिर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कहीं भी सर्वाइवल की, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सही है, तो हमें क्या करना है, इसमें से वाटर निकालना है। और वही चीज कि वाटर को रीएब्सॉर्ब करने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरी किडनी में हमें एक ऑस्मोलैरिटी क्रिएट करनी है, यानी कि ऑस्मोसिस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना है। ठीक है, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में दिया है उसमें क्या दिया हुआ है कि कॉर्टेक्स का जो पोर्शन है, ये कॉर्टेक्स लिखा है या मेडुला लिखा है, यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 300, जो सरफेस की तरफ है कॉर्टेक्स के रीजन में है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये 600, 900 और 1200 यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मैम ये इंक्रीज हो नंबर रहा क्या है। है? ये एक तरीके से ऑस्मोलैरिटी दिया पर ml, ऐसे कुछ लिखा है ना, कितना दिया है देखो उस वाले डायग्राम में, ये यूनिट दिया है कि कितना वहां पर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स का या इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो ये दिखा है मिली ऑस्मोल पर लीटर में दिया है। ठीक है ना। यस मैम। तो ये देखो यहीं पे समझ लो, ये कॉर्टेक्स है यानी कि आउटर रीजन है किसका, किडनी का, अगर हम यहाँ पे बना ले। ठीक है, और ये हो गया अंदर का रीजन मेडुला। सही है, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखो यहाँ पे ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है, 300 से 1200 पहुंच गई। जब किडनी में हमने यहाँ पर देखा, इसमें यहाँ पे थी 300 और नीचे तक पहुंचते पहुंचते ये 1200 पहुंच गई। ये इतनी कैसे इंक्रीज हुई, ये इंक्रीज करने का सारा श्रेय किसे जाता है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स को जाता है। जो हमने देखा कि डिसेंडिंग जो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले थे ना, ये यहाँ से NaCl निकल रहा है, ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से क्या हो रहा है, ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज देखो यहाँ से तो वाटर निकल रहा है, ये NaCl निकल रहे हैं,
ये दिख रहा है, ये NaCl यस मैम। साथ के साथ यहाँ पे भी ये निकल रहा है, ठीक है। ये दोबारा एब्जॉर्ब होंगे तो मैं बताऊंगी मैं वासा रेक्टा में कैसे होते हैं। बेसिकली जो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है नीचे जाते जाते, वो क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला में जाएंगे ना, अंदर की तरफ जाएंगे, ऐसे मान लो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ रन करेंगे, हमारा NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होता जाता है। इसी की वजह से ये 300 से 600 ऑस्मोलैरिटी हमारी पहुंच गई। इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जितना लंबा लूप ऑफ हेनले है, तुम खुद सोचो, जितना लंबा लूप ऑफ हेनले है उतना ज्यादा Na और Cl यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, होंगे ना। सोडियम पोटेशियम यस मैम। यहाँ से क्या होंगे? सब एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ हम देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट में, जो लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट, वहां से भी एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे यूरिया तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्यों एब्जॉर्ब हो रहे हैं? प्राइमरी पर्पस है इस 180 लीटर को 1.5 लीटर में कन्वर्ट करना, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, विदाउट एनर्जी। अगर हम इसमें ATP खर्च करेंगे तो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। तो बॉडी ने क्या तरीका निकाला? बॉडी ने ये तरीका निकाला कि अगर हम इसके ट्यूब के आसपास क्या कर दें, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा अमाउंट इकट्ठा कर दें, तो वाटर क्या करेगा? वाटर अपने आप भागेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कह लो, या सॉल्यूट की लो से हाई कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस जो एक फैक्टर है उसकी वजह से अपने आप बाहर निकल कर आ जाएगा, और हमारा जो ये 180 लीटर है वो अपने आप 1.5 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये सारा कर क्यों रहे हैं कार्यक्रम? यस मैम। ठीक है। यस मैम। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है, यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? हाइपरटोनिक। कैसा यूरिन क्रिएट करना? हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक करना है। लेकिन जो फिल्ट्रेट आ रहा था वो कैसा था? वो तो हाईली, मैम हाइपरटोनिक का मतलब क्या? जिसमें क्या हो? कंसंट्रेशन हाई हो, किसके? विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग टिश्यू। समझ रहे हो? हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक जो वर्ड है, ये हम अकेले नहीं बोलते, ये किसी चीज के रेफरेंस में बोलेंगे। जैसे तुमने वो एग्जांपल सुना होगा कि पानी में हमने किशमिश डाल दी, सुना होगा ना केमिस्ट्री में, यस यस मैम। मैम। कि पानी में हमने किशमिश डाली तो वो फूल क्यों जाती है? उसके अंदर क्या था? उसके अंदर सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन था और बाहर था सिर्फ वाटर। तो वाटर कहाँ गया? वाटर उसके अंदर चला गया, ठीक है। और इसके ऑपोजिट अगर तुम अंगूर को किस में डाल दो? पानी में ही तो डालते थे अंगूर वाला भी, हाँ, तो उसमें से क्या होता है? पानी निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। नहीं, ये मैं गलत बता रही हूँ, ये वाला सही है, ठीक है। किशमिश फूली क्यों? क्योंकि पानी उसके अंदर चला गया। अंदर क्या था? अंदर सॉल्यूट के, मैम वैसे फूली हुई मैम वैसे किशमिश को चना भी पका तो के ऐसे पानी ही में होता डालते था। हैं। क्या क्या क्या? मैम जो ये किशमिश है ना जो फूल गई है उसको मैम उन्होंने सॉल्टी वाटर में डालते हैं। हाँ, सॉल्टी वाटर कह लो ना। नहीं, इसको नॉर्मल वाटर में भी डालोगे तब भी तुम हाई होगा, क्योंकि बाहर तो अगर नॉर्मल वाटर भी तुमने डाला, सॉल्टी वाटर में वो वाली होगी जो मैं तुम्हें दूसरा अंगूर वाला बता रही हूँ। मैम इसके बाद जो आपने बताया ना फूलने के बाद दोबारा सॉल्टी वाटर में डालेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होगी, या हम ग्रेप को डाल दे सॉल्टी वाटर में तब वो श्रिंक हो जाएगा, उसमें से क्या होगा? पिचक जाएगा, ठीक है। तो ये अगर तुम नॉर्मल घर में भी तुम डालोगे ना किशमिश को पानी में, नॉर्मल पानी में भी डालोगे तब भी पानी इसके अंदर ही जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर शुगर का कंसेंट्रेशन हाई है, बाहर तो नहीं है, बाहर पानी है सिंपल, तो वो अंदर पानी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। हमें क्या करना है? हाइपरटोनिक यूरिन बनाना है, कंसंट्रेटेड बनाना है, वाटर उसमें से बाहर निकालना है। तो हमने क्या करा? हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अमाउंट था, जो हम NaCl की बात कर रहे हैं, उनको हमने क्या कर दिया? सराउंडिंग में इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सराउंडिंग में क्या कर दिया? इनका इलेक्ट्रोलाइट्स को अमाउंट इंक्रीज कर दिया। तो वाटर क्या करेगा? अपने आप रन करके पैसिवली विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी पर्पस है। और इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए पूरा असेंडिंग लिम्ब, जो लिम्ब ऊपर की तरफ जाता है लूप ऑफ हेनले का, वो सारा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर ही निकाल रहा है, सही है।
मैंगो में कौन सा प्रोटीन Yes, sir. बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, तो ये हमारा इसका प्राइमरी पर्पस हो गया। तो अब हमने देख लिया प्राइमरी पीसीटी क्या कर रहा है, लूप ऑफ हेनले असेंडिंग और डिसेंडिंग, और एक क्या था डीसीटी, लास्ट है हमारा डीसीटी। अब डीसीटी में देखो क्या होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया कि NaCl पूरी असेंडिंग लिम्ब में अब्सॉर्ब हो गया। डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी काम करता है कंडीशनल, ठीक है, उसमें हर टाइम एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसमें अगर होता भी है तो अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, 5%। डीसीटी में एब्जॉर्प्शन कंडीशनल है, ठीक है, जैसे पीसीटी में NaCl वाटर ये सब एब्जॉर्ब हो रहे थे, H+ वगैरह सिक्रीट हो रहे थे, सेम काम यहाँ पे है, देखो यहाँ पे भी NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सब डाल रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन कंडीशनल क्यों बोल रहे हैं इसको, कंडीशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीसीटी काम करता है विद रेफरेंस टू JGA। जब हम जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus पढ़ेंगे JGA, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर Na यानी कि सोडियम और वाटर तब एब्जॉर्ब हो गए जब हमें लगेगा कि सोडियम का कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट में ज्यादा है, यानी कि अभी भी क्या हो रहा है, यूरिन में ज्यादा अमाउंट में सोडियम बाहर निकल रहा है या वाटर बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो ये क्या होगा, डीसीटी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद तो यूरिन बन गया, तो ये लास्ट स्टेप है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाल सकते हैं। और ये तभी होगा जब लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट हो रही है चीजें, ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट होता दिखेगा तो डीसीटी क्या करेगा, Na और वाटर को, सोडियम को बाहर निकालेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर जरूरत नहीं है तो नहीं होगा। इसमें क्या होती है, सर्टेन सेल्स आर देयर। डीसीटी क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। डीसीटी जैसे ये ऐसे बना हुआ है, डीसीटी इसके पास से पास होता है बोमेंस कैप्सूल के, ठीक है। इसका जो ये ग्लोमेरुलस वाला रीजन था, डीसीटी और ग्लोमेरुलस आपस में थोड़ा कांटेक्ट में होते हैं कुछ सेल्स की वजह से, जहां पे क्या बनता है, ये जेजीए का apparatus बनता है, और ये क्या करता है, सेंस करता है सोडियम के कंसेंट्रेशन को, ठीक है। डीसीटी क्या करेगा, सोडियम के कंसेंट्रेशन को सेंस करेगा। अगर इसे लगेगा कि सोडियम ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल रहा है, यूरिन में चला जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम करता है, ठीक है, कि वाटर ब्लड थिक ना हो जाए, थिन ना हो जाए, है ना, या ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए, फ्लूइडिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब मेंटेन करने का काम डीसीटी करेगा विद द हेल्प ऑफ JGA। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पूरा अलग से पोर्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीसीटी हमने देख लिया, लास्ट में फ्लूइड कहाँ पहुंच गया, फिल्ट्रेट हमारा फाइनली पहुंच गया, फिर कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट तुम देखो, ये कॉर्टेक्स से लेके यहां से लेके कहां तक है, मेडुला तक है, बाकी कोई पोर्शन ऐसा नहीं है। बाकी आप देखो ये ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, ये सिर्फ किस में है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, ऊपर है ये सब। लूप ऑफ हेनले सिर्फ मेडुला में है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट आप देखो तो ये कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक पूरी है, लंबी, सही है। फिल्ट्रेट इसमें आया, यानी कि अब हमारा फाइनली यूरिन ही बन गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोबारा से जैसे जैसे ये मेडुला से क्रॉस होगा फिल्ट्रेट, मेडुला में क्या है, फिर से ऑस्मोलैरिटी है हाई 1200 के अराउंड, ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से वाटर एब्जॉर्ब होगा लास्ट स्टेज, यानी कि यहाँ से भी थोड़ा सा वाटर रिलीज होगा, यहाँ से भी वाटर को बाहर निकाला जाएगा जिससे कि वो वेस्ट ना हो, ठीक है। दूसरी बात, यूरिया भी यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब करा जाता है। यूरिया का एब्जॉर्प्शन यहाँ पंप्स के थ्रू होता है, इसको बोल सकते हैं एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा यूरिया। क्यों, यूरिया क्यों ऑब्जर्व होगा? हाँ, यूरिया इसलिए अब्सॉर्ब होगा क्योंकि हमें यहाँ पे सराउंडिंग टिश्यू की इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज भी करना है। जो NaCl क्यों एब्सॉर्ब हो रहे थे, ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए हो रहे थे ना, ये 300, 600, 900 जो ये बढ़ती जा रही है नीचे नीचे कंसेंट्रेशन, इसी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए लास्ट स्टेज में यूरिया भी एब्सॉर्ब होगा थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि वहां मेडुला में कंसेंट्रेशन क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का, ऑस्मोलैरिटी ओवरऑल मेडुला की हाई रहे, ठीक है, क्योंकि जब ऑस्मोलैरिटी हाई होगी तभी वाटर एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। समझ आई बात, यहाँ पे लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी एब्जॉर्ब, ठीक है, अगर यूरिया या इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो वाटर वहां पे एब्जॉर्ब
नहीं हो पाएगा। साथ के साथ पीएच में और मम्मी यूरिया असेंडिंग लिम्ब में भी तो जा रहा है। ये पता है असेंडिंग लिम्ब में नहीं जा रहा। अभी देखो क्या है, हमने आधी चीज देखी है, इसमें क्या हो रहा है पूरा, अगर तुम ये देखो जो हमारा पूरा टिब्यूल है, ये नेफ्रॉन है, इसके अराउंड ध्यान है क्या होता है, इसके अराउंड क्या था? इंटरस्टिशियम। नहीं नहीं, इंटरस्टिशियम तो था, एक ब्लड नेटवर्क है, यस मैम। इसके अराउंड क्या है, एक पूरा ब्लड का नेटवर्क है जिसको हम क्या बोलते हैं? वासा रक्टा। हाँ, वासा रेक्टा। ठीक है, ये पूरा एक जाल है लूप ऑफ हेनले के अराउंड, और यहाँ पे हमारी कलेक्टिंग डक्ट। अब जो भी चीजें मैंने तुम्हें बताई कि ये एब्जॉर्ब हो रही है, Na यहाँ से निकला, Cl यहाँ से निकला, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से, यूरिया निकला, वाटर निकला, तो ये सब टिश्यू में ही थोड़ी रहेंगे, ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब निकल के ट्यूब्यूल में से निकले, और कुछ पोर्शन फ्लूइड में रहेगा, कुछ पोर्शन इंटरस्टिशियम में रहेगा, लेकिन कुछ पोर्शन कहाँ चला जाएगा? वो वासा रेक्टा में जाएगा। कहाँ जाएगा? वासा रेक्टा में। मैम वासा रेक्टा क्या होता है? वासा रेक्टा क्या है? पूरी ब्लड कैपिलरीज है जिसने घेर रखा है चारों तरफ से, किसको भाई? आप ये देखो ना, ये वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, इसमें रेड वाला जाल दिख रहा है, ये क्या है? ये पूरा नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। फाइनली जो हमारा Yes, ma'am. जो ग्लोमेरुलस से हम चीजें निकाल रहे थे, वही हमें ब्लड में वापस भी तो देनी है। हम सारी चीजें इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इंटरस्टिशियम में इकट्ठा करके थोड़ी रख सकते हैं, वहां पे तो फिर बढ़ता ही जाएगा अमाउंट। तो हमें क्या करना है, कुछ अमाउंट वहां पे रुकेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ट्यूब्यूल में से, फिल्ट्रेट में से चीजें लगातार निकल रही हैं, और निकलते निकलते मान लो हमने वहां से हटाई नहीं, तो सारा सामान तो वहीं पे भर जाएगा, किडनी में ही भरता रहेगा। तो वहां से क्या करना है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में चीजें हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही क्या होंगी, टिब्यूल में से तो निकली, और कहाँ चली गई? वासा रेक्टा के अंदर चली जाएंगी। Na भी जाएगा, Cl भी जाएगा, कुछ अमाउंट में यूरिया भी जाएगा, और वाटर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये फाइनली यहाँ से रीनल वेन के थ्रू पूरा नेटवर्क वापस कहाँ जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा। फाइनल तो हमें चीजें बॉडी में ही पहुंचानी है ना, किडनी में ही थोड़ी रोकना है। किडनी में तो सिर्फ हम वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए लाए थे ब्लड को, ठीक है। जब वहां से वेस्ट निकल गया, तो हमने क्या करा, जो वाटर, आयंस, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज हमने एब्जॉर्ब करा, तो वो हमें कहाँ करना है, फिर से हम रीनल वेन के थ्रू उसको वापस बॉडी में भेज देंगे। समझ आई बात? अगर सिर्फ Yes, ma'am. इलेक्ट्रोलाइट सारे इंटरस्टिशियम में, टिश्यू फ्लूइड में ही भरते जाएंगे, तो वहां तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वासा रेक्टा वहां से चीजें उठा के, ब्लड वहां से चीजें उठा के कैपिलरीज के थ्रू बाहर भेज रहा है रीनल वेन के थ्रू। समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो, ये हमने सारा सिस्टम तो पढ़ लिया, इसमें क्या हो रहा है। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है, अब इसको समझ के देखना, पढ़ के देखना, तुम्हें आएगा समझ में। लास्ट में तुम्हारा एक टॉपिक दिया है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये काउंटर करंट, ये जो हमने पूरा पढ़ा, यही काउंटर करंट है, कि कैसे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है कॉर्टेक्स से मेडुला, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ रहे हैं, कैसे पीसीटी में क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स असेंडिंग लिम्ब के थ्रू बाहर आ रहे हैं। इसी पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। यानी कि हमने क्या करा, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया उसमें से, तो कैसा यूरिन बन गया, कैसा फिल्ट्रेट बन गया, हाइपरटोनिक बन गया। क्या करा हमने, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। अब हम इसको काउंटर करंट क्यों बोल रहे हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म लिखा हुआ है ना एक, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का सिर्फ इतना सा मतलब है कि क्या हो रहा है, जैसे ये फ्लो कर रहा है, ये तो मैंने बना दिया टिब्यूल, इसमें देखो एक करंट फिल्ट्रेट की नीचे जा रही है, डिसेंडिंग लिम्ब में फ्लूइड नीचे की तरफ जा रहा है, और असेंडिंग लिम्ब में कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। काउंटर का मतलब होता ही ऑपोजिट है, यानी कि जो हमारा करंट है, करंट मतलब फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट,
फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट क्या है, दोनों लिम्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैकेनिज्म लिख दिया, उल्टा चल रहा है, एक में ऊपर एक में नीचे, ठीक है, इसी को बोल रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। सिमिलरली अगर आप इसके अराउंड वासा रेक्टा भी देखोगे, इसके चारों तरफ क्या है, वासा रेक्टा की यानी कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया रेड कलर का दिख रहा है पूरा, उसमें क्या होता है, उसमें भी ऑपोजिट चल रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें इधर को चलेगा, ये ऊपर है तो वासा रेक्टा का नेटवर्क किधर है, नीचे, और ये नीचे है तो वासा रेक्टा का फ्लो यानी कि ब्लड का फ्लो किधर है, ऑपोजिट। समझ आई बात? यस मैम, यस मैम। इसी चीज को बोल रहे हैं काउंटर करंट, यानी कि जो फ्लो है सब्सटेंसेस का, इसमें फिल्ट्रेट का और इसमें ब्लड का, ये क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों लिम्स में भी, इन दोनों की लिम्ब को देखो, 1 को और 2 को, इन दोनों में भी ऑपोजिट है, 3 और 4 में भी ऑपोजिट है, ठीक है, और अगर हम 1 और 3 की बात करें तो भी ऑपोजिट है, 4 और 2 की बात करें तो भी ऑपोजिट है, ठीक है, दोनों का आपस में भी ऑपोजिट है और एक दूसरे के रेस्पेक्टिव भी ऑपोजिट है, इसी चीज को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, समझ आई बात? यस मैम। तो आज बस यहीं तक देखते हैं, इसको पढ़ के देखना बुक से, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर जेजीए कि रेगुलेशन कैसे होता है, जो बीच में तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक है वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि हम वो रेगुलेशन में साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, ये वही चीज लिखी है जो मैंने तुम्हें बताई कि ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, ग्रेडियंट किससे बन रहा है, NaCl से और यूरिया से, जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाएंगे, यानी कि टिश्यू में, किडनी में हम अंदर की तरफ छेद करें मान लो किडनी में, तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली NaCl का कंसंट्रेशन नीचे जाते जाते क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और यही इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा, अगर ये इंक्रीज नहीं हुआ तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है, यही चीज लिखी है यहाँ पे, पूरे में वही लिखा है, इसको पढ़ के देखना समझ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको? पढ़ के जरूर देख लेना, नहीं तो हो जाएगा गायब। बोलो भाई। यस मैम, क्लियर है। चलो तो फिर पढ़ के देखना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, संडे को टेस्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, डोंट मिस द टेस्ट, इसका 150 175 के अराउंड स्कोर आया है, उसको क्या करना है, उसको ट्राई करना है नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, और जिसने टेस्ट नहीं दिया उसे पहली बात तो टेस्ट देना है, तुम्हारे मार्क्स